What's up everyone? Welcome back to the channel. तो guys, this is day 21 of our 21 days revision series. और आज ये वीडियो लास्ट वीडियो होगा हमारी सीरीज का और इसी के साथ हमारा पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा, पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आज काफ़ी बड़ा दिन रहने वाला है क्योंकि मुझे खुद इतनी सारी वीडियोस बनाने में बहुत एफर्ट लगा लास्ट 21 डेज़ में, बट उससे कई ज़्यादा सेटिस्फैक्शन है कि बच्चों के लिए एक ऐसी सीरीज़ बना दी है जिसको वो कभी भी चाहें तो रिवाइज कर सकते हैं अपना सिलेबस, और बोर्ड्स में उनको बहुत हेल्प करेगी ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट। तो चलिए अपना लास्ट चैप्टर ख़त्म करते हैं, इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान। जाके कमेंट सेक्शन तुम्हारे लिए वेट कर रहा है। इस वीडियो पे तो भैया सबको ही अटेंडेंस लगानी चाहिए। जाओ जाके अटेंडेंस लगाओ और चैप्टर को समाप्त करते हैं। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। तो चलो यार शुरू करते हैं। देखो चैप्टर का नाम है बेटा जी कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर्स। अब अगर हम बात करते हैं तो देखो इंडिया के ऊपर तो पूरा किताब है। आपने फर्स्ट यूनिट पढ़ा जिसके अंदर इंडिया का प्री इंडिपेंडेंस पीरियड के बारे में देखा, उसके बाद हमने पोस्ट इंडिपेंडेंस पहले 40 साल के बारे में 1951 से 1991 तक की पॉलिसीज के बारे में देखा। फिर थर्ड चैप्टर में हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में इंडिया की सारी 5 ईयर प्लान्स कब आए, क्या क्या प्रॉब्लम्स रही एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, वो सब देख लिया। इस चैप्टर में हम मेनली चाइना की और पाकिस्तान की पॉलिसीज को भी पढ़ लेंगे और फिर हम तीनों को कंपेयर करेंगे मेनली दो आधार पे। एक तो हो जाता है इकोनॉमी के आधार पे कि इंडियन इकोनॉमी ने कैसा परफॉर्म किया, पाकिस्तान इकोनॉमी ने कैसा परफॉर्म किया, चाइनीज इकोनॉमी ने कैसा परफॉर्म किया, और दूसरा हम ह्यूमन इंडिकेटर्स के ऊपर भी देखेंगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कैसा है, लिटरेसी रेट कैसा है ना, बर्थ रेट, डेथ रेट कैसे हैं। तो इस तरीके के कुछ ह्यूमन इंडिकेटर्स भी हम लोग चेक करेंगे। तो मेनली इस चैप्टर में होने वाला है कंपैरिजन, और कंपैरिजन होगा दो बेसिस पे, इकोनॉमिक कंडीशंस के बेसिस पे और ह्यूमन इंडिकेटर्स के, या ह्यूमन डेवलपमेंट आप बोल सकते हो उस बेसिस पे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या लिखा है बेसिक डेवलपमेंट पाथ। देखो लिखा हुआ है इंडिया एंड पाकिस्तान गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947। बिल्कुल, हम लोग 15 अगस्त मनाते हैं, पाकिस्तान 14 ऑफ अगस्त सेलिब्रेट करता है। जबकि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो चाइना है, वो स्टैब्लिश कब हुआ, 1949, यानी हमारे से 2 साल बाद। इंडियाज फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 में आया था, चाइना का 53 में आया था, पाकिस्तान का 56 में आया था। 1980 तक सभी कंट्रीज की सिमिलर स्ट्रैटेजीज थी, सिमिलर ग्रोथ रेट्स थे, मतलब 1980 तक लगभग तीनों ही कॉरस्पॉन्डिंगली साइड बाय साइड ही ग्रो कर रहे थे। अब हम वन बाय वन कंपैरिजन देखते हैं, जिसके अंदर हम पहले चाइना को पढ़ लेंगे, उसके बाद हम पाकिस्तान को पढ़ेंगे, फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पाकिस्तान के, फिर हम कंपैरिजन करना स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर को आगे लेके चलेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बेटा जी अब चाइना के साथ। चाइना के अगर बैकग्राउंड की बात करें तो स्टैब्लिश्ड इन 1949, मैंने आपको बताया, कंसिडर्ड एज द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन कंसिडर किया जाता है। बहुत जनसंख्या है, बहुत पुराने समय से चलते आ रहे हैं, बहुत लोग रहते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज जो है इनकी वो मैंडेरिन है, मैंडेरिन इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर चाइनीज, याद रखना मैंडेरिन। इट वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर द वन पार्टी रूल सिस्टम नोन एज द कम्युनिस्ट सिस्टम। कम्युनिस्ट कंट्री है, ये आपको पता है, कम्युनिज्म वहां पे चलता है, राइट। और वन पार्टी रूल सिस्टम के थ्रू आज भी चाइना उसी तरीके से चला आ रहा है। आगे देखो पॉलिसीज क्या है जो चाइना ने यूज करी टू डेवलप चाइना। चाइना ने अपने आप को डेवलप करने के लिए क्या क्या पॉलिसीज यूज करी गई। तो देखो बच्चों, इन पॉलिसीज के अंदर जो मेजर रोल है वो इनके एक बहुत बड़े लीडर का रहा है जिसको हम बोलते हैं माओ जेडोंग, MAO, माओ, ZEDONG, माओ जेडोंग। आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप माओ भी लिखाओगे तो चलेगा, बट फुल लिख के आओगे तो और अच्छा इंप्रेशन आएगा। तो माओ जेडोंग याद रखना, इनका एक मेजर लीडर रहा है जिसने ये सारी की सारी पॉलिसीज में मेजर कंट्रीब्यूट किया है। देखो सबसे पहली पॉलिसी आती है ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन। तो ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन 1958, इसको GLF कैंपेन भी बोलते हैं। क्या है ये एक्चुअली? ग्रेट लीप फॉरवर्ड, लीप का मतलब होता है जंप करके जाना, है ना, लीप बोलते हैं ना, ग्रो बाय लीप्स एंड बाउंड्स, यानी बहुत तेजी से ग्रो करो, राइट। तो ग्रेट का मतलब है बहुत बड़ा, लीप मतलब जंप करना, फॉरवर्ड का मतलब आगे। तो GLF कैंपेन में माओ का जो माइंडसेट था वो ये था कि मैं अपनी इकोनॉमी को मॉडर्नाइज करूंगा, और मॉडर्नाइजेशन का एक ही तरीका है, इंडस्ट्रियलाइजेशन। हमने इंडिया की केस में ही पढ़ा
कि मॉडर्नाइजेशन के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जाता था, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए अर्बनाइजेशन किया जाता था, है ना। तो माओ के दिमाग में भी वही था कि चाइनीज इकोनॉमी को मॉडर्न इकोनॉमी बनाना है, और मॉडर्न इकोनॉमी बनाने का एक ही रास्ता है, इंडस्ट्रीज जितनी ज्यादा से ज्यादा होंगी। तो ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन में माओ ने बोला कि भैया हर इंसान के घर पे इंडस्ट्री होनी चाहिए, मुझे हर बैकयार्ड में इंडस्ट्री लगी होनी चाहिए, चाहे वो स्मॉल इंडस्ट्री हो, चाहे वो कॉटेज इंडस्ट्री हो, चाहे वो विलेज इंडस्ट्री हो, हर घर से प्रोडक्शन होना चाहिए, हर कॉलोनी से प्रोडक्शन होना चाहिए। दैट इज द रिजल्ट। आप देखो आज चाइना के पास इतना ज्यादा प्रोडक्शन होता है, चाइना वर्ल्ड लीडर है, पूरे वर्ल्ड में प्रोडक्ट सप्लाई करता है। कौन सी ऐसी चीज है जो चाइना नहीं बना रहा, हर चीज बना रहा है। तो जीएलएफ कैंपेन एक बहुत बड़ा कैंपेन था जिसमें माओ ने लोगों को एनकरेज करा कि आप लोग अपने घरों में इंडस्ट्री सेटअप करो, अगर आप इंडिविजुअली नहीं कर सकते हो तो कंबाइंड करो, कम्युनिटीज बनाओ। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि बहुत सारी एक साथ मिलके कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स बन रही हैं, फार्मर कोऑपरेटिव्स बन रही हैं, तो कोऑपरेटिव्स बना के काम करो। उनको यहां पे बोला गया कॉम्यून्स, ठीक है। तो जब एक साथ कलेक्टिवली काम करेंगे तो उनको बोलेंगे कम्यून्स काम कर रहे हैं। अगर मैं अकेला, मेरे पास पैसा नहीं है, छोटी सी लैंड है, मैं नहीं कर पा रहा, तो मैं अपनी कॉलोनी में और भी लोग होंगे ऐसे 8-10, तो उनको भी साथ में लेके आ जाऊंगा और मिलके काम करेंगे, उसको बोलेंगे कॉम्यून्स। तो देखो क्या लिखा है, Great Leap Forward was initiated by Mao Zedong, ठीक है, with the main aim of transforming the agrarian economy into the modern economy. People were encouraged to set up industries in their backyards. In 1958 there were 26,000 communes. सर commune क्या है ये? commune का मतलब जो लोगों ने मिलके ग्रुप्स बनाए थे। तो 26,000 कम्यून्स बन गए थे जो कि पूरा फार्म पॉपुलेशन कवर कर रहे थे। लेकिन कुछ टाइम के बाद जीएलएफ में कुछ प्रॉब्लम्स भी आई। जीएलएफ कैंपेन मेट विद मेनी प्रॉब्लम्स। एक बहुत बड़ा सूखा पड़ा, एक बहुत बड़ा ड्रॉट आया जिससे लगभग 30 मिलियन पीपल की डेथ हुई है। प्लीज याद रखना, ये एज इट इज आपको लिख के आना, एनसीईआरटी का लैंग्वेज है, ठीक है। इन रूरल एरियाज कम्यून्स डेवलप करे गए और कम्यून सिस्टम में पीपल कलेक्टिवली कल्टीवेट लैंड। कलेक्टिवली मतलब अकेला नहीं कर सकते तो मिलजुल के करेंगे। तो ये था बच्चों सबसे पहला चाइना का पॉलिसी जो चाइना को डेवलप करने के लिए यूज करा गया था, दैट वाज जीएलएफ कैंपेन, ठीक है। दूसरा क्या है बेटा, द ग्रेट प्रोलिटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन। द ग्रेट प्रोलिटेरियल कल्चरल रेवोल्यूशन क्या है बेटा जी, इसमें क्या हुआ था, देखो ये है कल्चर के ऊपर बेस्ड। माओ ने क्या कोशिश करी, माओ ने एक डिफरेंट कल्चर इस्टेब्लिश करने की कोशिश करी। और कल्चर को डेवलप कौन कर सकता है, यूथ। देखो कोई भी कंट्री जहां पे हमें कुछ भी रेवोल्यूशन लेके आना हो, बदलाव लेके आना हो, तो वहां पे यंग जनरेशन की जरूरत पड़ती है। क्योंकि देखो आप किसी भी ओल्ड एजेड पर्सन से या किसी भी बहुत छोटे बच्चे से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो बहुत बड़ा बदलाव लेके आएगा या वो बहुत बड़ा चेंज लेके आएगा, क्योंकि उनका एनर्जी लेवल्स इतना नहीं होता है। तो किसी भी रेवोल्यूशन को लाने के लिए जरूरत पड़ती है यूथ की। तो माओ ने क्या करा, माओ ने यूथ को अट्रैक्ट करना शुरू करा। माओ ने यूथ को अपने साथ जोड़ा। उस टाइम पे लीडर तो वो था ही, है ना, लोग उसकी बात सुनते थे, लोग उसको सुनते थे। तो उसने क्या करा, अपने साथ यूथ को कनेक्ट करना शुरू करा, उनको वो बहुत ज्यादा मोटिवेट करने लगा, इंस्पायर करने लगा, और जो उस टाइम पे रूलिंग पार्टी थी उनके अगेंस्ट बात करने लगा। रूलिंग पार्टी बोल दो या उसकी ऑपोजिशन बोल दो, ऐसा बोल दो, जो ऑपोजिशन है उनके अगेंस्ट बात करने लगा। और वो इतना बड़ा शानदार, एक तरीके से बोलते हैं ना, उसका इतना बड़ा इन्फ्लुएंस था लोगों के ऊपर कि जो वो बोल देता था वो लोग मान लेते थे। तो उसने यूथ को अपने साथ जोड़ा और यूथ को बोला कि यार देखो, ये जो चीज़ें तुम पढ़ रहे हो, अपने कॉलेजेस में पढ़ रहे हो, स्कूल्स में पढ़ रहे हो, इन सब का कोई फायदा नहीं है। तुम कंट्री साइड पे जाओ, कंट्री साइड का मतलब एक आउटर एरिया पे जाओ, वहाँ अपनी ट्रेनिंग करो, वहाँ पे वॉर सीखो, वहाँ पे तुम अलग अलग स्किल सीखो, वहाँ पे डेवलपमेंट सीखो। इवन वो कल्चरल रेवोल्यूशन इतना बड़ा हो गया था कि माओ के अगेंस्ट कोई कुछ सुनता ही नहीं था। जो उसके साथ लोग थे उनको बोला जाता था रेड आर्मी। उनको क्या बोला जाता था, रेड आर्मी। तो जो उसके साथ लोग थे, जो रेड आर्मी थी, वो क्या करती थी, अगर माओ के अगेंस्ट कोई कुछ बोल रहा है तो उसको बहुत बुरे तरीके से मारा जाता था, बहुत बुरे तरीके से पीटा जाता था। पब्लिक है, पकड़ में तो कोई भी नहीं आता था कि किसने क्या किया। तो बहुत बड़ा कल्चरल रेवोल्यूशन लेके आया वो, जिसमें उसने अपने साथ बहुत सारे लोगों को जोड़ा जो कि क्या करना चाहते थे, एक सेपरेट पूरा प्रॉपर अपना ये एरिया बनाना चाहते थे और अपने अकॉर्डिंगली वो देश को चलाना चाहता था। तो देखो क्या लिखा हुआ है, माओ इंट्रोड्यूस दिस रेवोल्यूशन अंडर विच स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स वर सेंट टू वर्क। वो बोलता था कि भैया जाओ, काम करो, स्किल सीखो फ्रॉम द कंट्री साइड। बाद में क्या हुआ, रशिया ने अपने कुछ
वहाँ पे प्रोफेशनल्स भेजे हुए थे जो जाके ट्रेनिंग देते थे, जो जाके चीज़ें सिखाते थे, वॉर की चीज़ें सिखाते थे, मशीनें चलाना सिखाते थे। हाउएवर व्हेन रशिया हैड कॉन्फ्लिक्ट्स विद चाइना, कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो रशिया ने अपने प्रोफेशनल्स विड्रॉ कर लिए जो वहाँ पे भेजे गए थे टू हेल्प चाइना इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, तो GLF कैंपेन हो गया, ग्रेट प्रोलिटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन हो गया। फिर हमारे पास आया इंडस्ट्रियल रिफॉर्म। इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स वैसे ही हैं बेटा जैसे हमारे यहाँ आए, उसी तरीके से चाइना में भी आए। पूरा का पूरा रिफॉर्म्स हुआ, पूरी की पूरी दोबारा से प्लानिंग करी गई किस तरीके से इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे फोकस किया जाएगा। और इसके अंदर 2 फेसेस में आए। फर्स्ट फेज में जो रिफॉर्म्स आए थे वो कहाँ कहाँ पे आए थे बच्चों? फर्स्ट फेज में एग्रीकल्चर में आए थे, फॉरेन ट्रेड में आए थे, इन्वेस्टमेंट सेक्टर में आए थे, है ना। एग्रीकल्चर में क्या हुआ? एग्रीकल्चर में जो कम्यून लैंड थी, जो मिलजुल के कर रहे थे, वो वापस से स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करी गई थी और एलोकेट कर दी गई थी इंडिविजुअल्स को। और अगले वाले फेज में जो मेजर आए थे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में आए थे। तो पहले फेज में रिफॉर्म्स एग्रीकल्चर में आए, यहाँ पे कम्यून लैंड को खत्म करा गया। फॉरेन ट्रेड में आए जिसमें एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा चाइना ने बढ़ाया। इन्वेस्टमेंट सेक्टर में आए जिसके अंदर फॉरेन सेक्टर, चाइना ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउ करी थी। एग्रीकल्चरल कम्यून लैंड जो है वो वापस से छोटे छोटे कर दिए गए थे। लेटर फेज में इंडस्ट्रियल सेक्टर में आया, प्राइवेट सेक्टर फर्म्स को आगे बढ़ाने के लिए, इनिशिएटिव लेने के लिए अप्रिशिएट किया गया था कि आप आगे आओ, आप आगे बढ़ो, आप आगे प्रोडक्शन करो। उसके साथ एंटरप्राइज ओन्ड बाय गवर्नमेंट वर मेड टू फेस कंपटीशन, कंपटीशन के ऊपर फोकस किया जा रहा था। नेक्स्ट आता है बच्चों डुअल प्राइसिंग पॉलिसी। डुअल प्राइसिंग पॉलिसी का मतलब यहाँ पे इन्होंने 2 तरीके से प्राइजेस को सेट करा। ठीक है, 2 तरीके से कैसे सेट करा? इन्होंने कुछ गुड्स और सर्विसेज रखे जिसके ऊपर ये बोला गया कि भैया इनके प्राइजेस और इनकी क्वांटिटी गवर्नमेंट सेट करेगी कि आप इतना खरीदोगे और इतने ही रुपए में खरीद सकते हो और इतने ही रुपए में बेच सकते हो। और कुछ चीजें जो उस लिस्ट में नहीं आई थी वो मार्केट प्राइस पे सेल और परचेज की जा सकती हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ है, फार्मर्स एंड इंडस्ट्रियल यूनिट्स वर रिक्वायर्ड टू बाय एंड सेल फिक्स्ड क्वांटिटीज ऑफ इनपुट एंड आउटपुट एट द प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। जो फार्मर और इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं उनको बोला गया कि आप उतने ही इनपुट्स बाय और सेल कर सकते हो और उसी रेट पे जो गवर्नमेंट फिक्स करेगा। उसके अलावा जो बची हुई ट्रांजैक्शंस हैं वो मार्केट प्राइस पे बाय एंड सेल करी जा सकती है। मार्केट प्राइस कैसे आएगा? डिमांड एंड सप्लाई से। जैसा आपने क्लास 11th में सीखा होगा कि जहां पे भी डिमांड और सप्लाई बराबर होते हैं वहां पे प्राइस सेट होता है। डिमांड, सप्लाई, ये इक्विलिब्रियम और ये मार्केट प्राइस। ठीक है बेटा जी। उसके बाद स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये मैंने आपको ऊपर भी बताया कि इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेटअप करे गए थे, जहां पे ये बोला गया था कि जितने भी लोग चाहे इन स्पेशल एरियाज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। चाइनीज गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करेगी, किसी भी तरीके से कोई भी टैक्स नहीं लेगी, बहुत सारे बेनिफिट्स देगी। उससे क्या करना चाह रहे थे, ये इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना चाह रहे थे कि जितना ज़्यादा हो सके इन्वेस्टमेंट आए हमारे पास बाहर से और हम उस पैसे को यूटिलाइज करें ग्रोथ के लिए। तो लिखा हुआ है इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स वर सेटअप। ठीक है, तो ये बच्चों आपको पॉलिसीज चाइना की पता होनी चाहिए। एक लेटेस्ट पॉलिसी जो इन्होंने लगाई थी 1 चाइल्ड पॉलिसी, उसके बारे में भी आपको एक बार बस रीड ओनली पढ़ा होना चाहिए कि 1 चाइल्ड पॉलिसी भी थी फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल, जो कि अब 2 चाइल्ड में कन्वर्ट हो चुकी है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या आता है बच्चों, पाकिस्तान। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो ऑफिशियली इसको बोलते हैं इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, जैसे इंडिया को रिपब्लिक ऑफ इंडिया बोलते हैं, राइट। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान गेन्ड इंडिपेंडेंस ऑन 14 अगस्त 1947। उसके बाद हमारे पास एक सिविल वॉर हुआ। नहीं, ये 47 अब इससे गलती से प्रिंट हुआ है, यहाँ पे 47 नहीं है बच्चों, ये दिस इज नॉट 47, दिस इज 1971। ठीक है, 1971 में एक सिविल वॉर हुआ ईस्ट पाकिस्तान में, जिसने इंडिपेंडेंस करा बांग्लादेश के लिए। मतलब कि ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान अलग अलग हो गए 71 में और एक पोर्शन को बांग्लादेश का नाम दिया गया। ठीक है, अब पाकिस्तान के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लो। पाकिस्तान के कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले आता है स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। काफ़ी ज़्यादा स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ है पाकिस्तान में, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है। मिलिट्री रूल यहाँ पे बहुत ज़्यादा चलता है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो इस हद तक है कि आज तक एक भी प्राइम मिनिस्टर ने अपना टेन्योर पूरा नहीं किया। जैसे टेन्योर होता है ना 5 साल का, जैसे हमारे यहाँ इलेक्शन होते हैं वहाँ पे भी इलेक्शन होते हैं, लेकिन कोई भी प्राइम मिनिस्टर आज तक पूरे 5 साल पूरे ही नहीं कर पाया, पहले ही सरकार गिर जाती है। तो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान में हमें देखने को मिलती है। तो पाकिस्तान की बात करें तो प्लीज़ इसको याद रखना, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, मिलिट्री रूल
और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। पाकिस्तान इज द सिक्स्थ मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड एंड 1/3 पॉपुलेशन लिव्स बिलो पॉवर्टी लाइन। काफ़ी गरीबी है, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है। सेकेंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन है इन द वर्ल्ड आफ्टर इंडोनेशिया। नेशनल लैंग्वेज उर्दू है, ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। बेसिक चीज़ें हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में। ठीक है सर, अब पाकिस्तान में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कौन कौन से आए सर, कौन कौन सी डेट पे आए, एक बार हमें पता चल जाए। तो पाकिस्तान में भी बेटा जी वही है, एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मिलके काम करते हैं। इनकी भी पॉलिसीज वही है कि पब्लिक सेक्टर को डोमिनेटिंग रोल दिया गया था कि आप ही काम करो, लेकिन वो भी बहुत अच्छा काम नहीं कर पाए, तो बाद में दोनों को मिलजुल के ही काम करना पड़ा। तो सबसे पहले ग्रीन रेवोल्यूशन, एग्रीकल्चर में ग्रीन रेवोल्यूशन वहाँ भी आया 1960 में, और पब्लिक सेक्टर का इन्वेस्टमेंट बढ़ा इंफ्रास्ट्रक्चर में, जिससे धीरे धीरे प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स बढ़ने लगा। इन द अर्ली 1970s नेशनलाइजेशन करा गया कैपिटल गुड इंडस्ट्री का। नेशनलाइजेशन का मतलब है कि कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज बेसिकली गवर्नमेंट बहुत लीडिंग रोल निभाएगी, लेकिन बाद में 10 साल के अंदर अंदर ही उसका डी नेशनलाइजेशन कर दिया गया कि नहीं भैया मिलजुल के ही करना पड़ेगा। फाइनेंशियल सपोर्ट, पैसे की जरूरत पड़ी लेट 1970s में, पैसे की सपोर्ट पड़ी, तो आज तक जो पाकिस्तान की इकोनॉमी चल रही है बेटा जी, वो बहुत ज़्यादा ग्रांट्स के ऊपर चल रही है और डेट्स के ऊपर चल रही है। मतलब एक तो इनको गिफ्ट्स जो मिलते हैं अदर कंट्रीज से, उससे इनकी इकोनॉमी चल रही है। दूसरा, जो लोन्स इन्होंने लिए हैं, बहुत बड़ा कर्जा है पाकिस्तान के ऊपर भी, अगर उनकी इकोनॉमी को देखा जाए, उसके ऊपर इकोनॉमी चल रही है। तो देखो क्या लिखा है, ड्यूरिंग दिस पीरियड पाकिस्तान रिसीव्ड फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज लाइक यूके, न्यूजीलैंड। रेमिटेंस आए एमिग्रेंट से जो मिडल ईस्ट की तरफ चले गए थे। 1988 में रिफॉर्म्स आए पाकिस्तान की इकोनॉमी में भी, जो हमारे यहाँ 1991 में आए थे, यहाँ पे 1988 में हमें रिफॉर्म्स देखने को मिले। ठीक है, तो 1988 में पाकिस्तान इकोनॉमी में रिफॉर्म्स आए। अब बच्चों हमारे पास कुछ डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स हैं, जिसमें हम लोग कंपेयर करेंगे इंडिया, चाइना और पाकिस्तान को। एक छोटी सी टेबल दी है, जैसे हम बात करें अगर तो पॉपुलेशन, ठीक है, तो पॉपुलेशन की अगर हम बात करते हैं तो देखो 17-18 का डेटा है। उस टाइम पे चाइना सबसे ऊपर था, इंडिया उससे कम था, पाकिस्तान तो बहुत ही कम है, आसपास भी नहीं है, राइट। आज फिलहाल के डेटा की अगर हम बात करें तो फिर हम सबको आगे निकल चुके हैं, सबसे आगे निकल चुके हैं, बाकी सब हमारे पीछे हैं। इंडिया इस टाइम सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में बिगेस्ट पॉपुलेशन है, राइट। बट आप डेटा अगर एग्जाम में आ जाता है तो आप विद डेट मेंशन करके आ सकते हो कि अगर आप 17-18 का डेटा लिख रहे हो तो चाइना आगे है, अगर आप लेटेस्ट 23-24 का डेटा लिख रहे हो तो उस टाइम पे इंडिया सबसे आगे है। ठीक है, तो आंसर में आपको कोई भी इस तरीके का ऐसा सवाल नहीं पूछा जाएगा जिसके अंदर दो चीजों में डाउट हो, आपको हमेशा शॉर्ट ही चीज पूछी जाएगी। ओके, और चैप्टर में आपको ये रटने नहीं है बिल्कुल भी, एग्जाम में डेटा होगा, आपको बस उसको एक्सप्लेन करना होगा, राइट। एग्जाम में आपसे डेटा नहीं पूछेगा, क्योंकि डेटा हर किताब में अलग है, बच्चा कौन सा याद करे। डेट्स जरूर पूछ सकता है, तो चैप्टर से याद क्या करनी है, इंपॉर्टेंट डेट्स एंड नॉट डेटा। ठीक है, डेटा के पीछे मत भागना, कुछ नहीं मिलेगा। मेन चीजें याद कर लो जो आपके आंसर्स को इंप्रेसिव बनाए, डेट्स याद करनी है। ठीक है, एनुअल ग्रोथ रेट देखो, इंडिया का 1.03%, चाइना का 0.46, पाकिस्तान का 2.05, यानी पाकिस्तान का जो एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा है। डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर, डेंसिटी का मतलब होता है बेटा कि कितने लोग एक स्क्वायर किलोमीटर में रह रहे हैं। इंडिया में 455, चाइना में 148, पाकिस्तान में 275। तो देखो चाइना के पास जो एरिया है ना वो बहुत बड़ा है, इस वजह से उनके पर स्क्वायर किलोमीटर में 148 लोग हैं और हमारे पास एरिया थोड़ा सा कम है, इसलिए 455। पाकिस्तान में अभी पॉपुलेशन ही कम है, इसलिए 275। सेक्स रेशो का मतलब होता है बेटा हमारे पास कितनी फीमेल्स हैं एज कंपेयर टू 1000 मेल्स। तो 924 इन इंडिया, 949 इन चाइना, 943 इन पाकिस्तान। इसका मतलब जो सबसे ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन मेल फीमेल में है वो इंडिया में है। हमारे यहाँ पे ये थोड़ा सा हमारा बहुत अनफॉर्चुनेट है हमारे लिए कि आज भी फेवर किया जाता है एक बॉय को ओवर अ गर्ल, जो कि बहुत ही गलत प्रैक्टिस है, बट क्या कर सकते हैं, ये डेटा 17-18 का है बेटा जी। फर्टिलिटी रेट, सर फर्टिलिटी रेट क्या होता है, देखो इट इज कैलकुलेटेड एज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न बाय अ वुमेन इन द रिप्रोडक्टिव एज। जो रिप्रोडक्टिव एज होती है एक वुमेन की 15 से 45, उसके अंदर एक एवरेज बेसिस पे वुमेन कितने बच्चों को जन्म दे रही है। तो देखो 2.2 इंडिया में, चाइना में 1.7, पाकिस्तान में 3.6, राइट। अब पॉइंट्स में इसलिए आ रहा है क्योंकि डिवाइड करा गया है, तो 3.6 बच्चे तो कुछ नहीं है, 1.7 बच्चे तो कुछ नहीं है, दिस इज जस्ट रेशो जो बताया गया है। अर्बनाइजेशन कितना परसेंट हो गया है, इंडिया में 34%, चाइना में 59% और पाकिस्तान में 37%। तो अर्बनाइजेशन की बात करें तो उसमें भी चाइना सबसे आगे है। ठीक है बच्चा, तो दिस इज हाउ
यू कंपेयर, ये डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स आपको पता होने चाहिए कि पॉपुलेशन इस डेटा पे चाइना सबसे ज्यादा, एनुअल ग्रोथ रेट जो हमारे पास पॉपुलेशन का हो रहा है वो पाकिस्तान का सबसे बढ़िया है, डेंसिटी की बात करें तो इंडिया में सबसे ज्यादा लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं, सेक्स रेशो की अगर हम बात करें तो सेक्स रेशो चाइना में सबसे अच्छा है, उसके बाद फर्टिलिटी रेट की बात करें तो हाईएस्ट पाकिस्तान में है, अर्बनाइजेशन की बात करें तो हाईएस्ट चाइना में है, ये आपको पता होना चाहिए। अब आता है बच्चों हमारे पास तीनों का ही कंपैरिजन। सर ये कंपैरिजन किस रिस्पेक्ट में है? विद रिस्पेक्ट टू जीडीपी ग्रोथ, ठीक है, मतलब कि एनुअल जीडीपी जो बढ़ रहा है वो किस रेट से बढ़ रहा है। देखो दो टाइम पीरियड लिए गए हैं, फिर से आपको ये लर्न करना नहीं है, आपको जब भी एग्जाम में अगर डेटा आएगा तो गिवन होगा, आपको बस उसको एनालाइज करके लिखना होगा, ठीक है। तो देखो 1980 से 90 में क्या था और 2015 का डेटा, ये मान लो 80s और 2015 से कंपेयर कर रहे हैं हम। इंडिया का उस टाइम पे जीडीपी 5.7% था, ठीक है, 2015 में जो जीडीपी है वो 7.3% है, तो कंपैरेटिवली हमारा जो ग्रोथ है वो हो रहा है, अच्छा हो रहा है। चाइना उस टाइम पे डबल डिजिट ग्रोथ रेट में था 10.3%, और आज की रेट में 2015 में 6.8%, जो कि काफी डाउनफॉल चाइना का आया है। उसके बाद पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का भी जीडीपी उस टाइम पे 6.3 और आज 5.3, इसका मतलब पाकिस्तान के जीडीपी में भी डाउनफॉल हमें देखने को मिल रहा है। तो एनालिसिस अगर हम करें तो हम बोलेंगे 80s से 90s में चाइना का डबल डिजिट ग्रोथ रेट था, पाकिस्तान का ग्रोथ रेट भी इंडिया से बेटर था, और इंडिया सबसे नीचे था 5.7% पे। लेकिन अगर हम फिर ग्रोथ की बात देखें तो इंडिया की ग्रोथ हुई है, बाकी दोनों का जीडीपी नीचे की तरफ आया है। देयर वाज अ मेजर फॉल इन चाइना ग्रोथ रेट फ्रॉम 10.3 टू 6.8। पाकिस्तान का भी फॉल आया है, उसका मेजर रीजन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहा है। चाइना का डाउनफॉल आने का मेजर रीजन उसका काम करने का तरीका है, खराब रिलेशंस है, इसलिए हुआ है। उसके साथ साथ इंडिया का ग्रोथ रेट बढ़ा है क्योंकि इंडिया की पॉलिसीज और प्लानिंग थोड़ी बेटर हुई है। ओके, अब एक और कंपैरिजन बच्चों, हम कंपैरिजन किस चीज का करने वाले हैं? सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट। काफी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर हम क्या देखने वाले हैं कि कौन से सेक्टर ने कितना कंट्रीब्यूट करा जीडीपी में और कौन से सेक्टर के कितने लोग कहां पे एंगेज्ड है, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझो कि एग्रीकल्चर सेक्टर की अगर हम बात करें तो 2018 का डेटा है ये, इंडिया का 43% ऑफ द पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में था, ठीक है। चाइना का सिर्फ 26% और पाकिस्तान का 41%, सही है। इंडिया का 25% पॉपुलेशन इंडस्ट्रियल सेक्टर में था और 32% पॉपुलेशन सर्विस सेक्टर में। इसका मतलब है इंडिया में ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर में हैं, फिर इंडस्ट्री में है, और फिर सर्विस सेक्टर में है, और फिर इंडस्ट्री में है, राइट। अब देखते हैं कि इंडिया में जीडीपी का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा किसका है। जीडीपी का कंट्रीब्यूशन बच्चों सबसे ज्यादा सर्विस सेक्टर का है, एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन सबसे कम है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बेटा कि हम जहां पे काम कर रहे हैं लोग तो ज्यादा काम कर रहे हैं बट इतना आउटपुट नहीं आ रहा। ये शो कर रहा है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ज्यादातर लोग हैं हमारे एग्रीकल्चर में, लेकिन वहां से जो जीडीपी आ रहा है वो तो बहुत कम आ रहा है। इसका मतलब ये है कि लोग बस लगे हुए हैं लेकिन वहां से प्रोडक्शन इतना नहीं हो पा रहा है, सही है। उसके बाद अगर हम बात करें सर्विस सेक्टर में, तो सर्विस सेक्टर में लोग कम हैं लेकिन वहां से अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है। और इंडस्ट्री की बात करें तो वो बीच में ही है, राइट। चाइना का देख लेते हैं, चाइना में ज्यादातर लोग हैं सर्विस सेक्टर में और वहां से उनका कंट्रीब्यूशन भी सबसे ज्यादा है। इसका मतलब उनका जो वर्कफोर्स का प्लानिंग है वो बहुत अच्छा है, जहां लोग हैं वहीं से जीडीपी आ रहा है ना। उसके बाद नेक्स्ट उनका सेक्टर है इंडस्ट्री, वहां से भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन आ रहा है। और चाइना का ध्यान एग्रीकल्चर में तो है ही नहीं, वहां से तो बिल्कुल हट गए हैं, तो सबसे कम कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर से आता है। पाकिस्तान की बात करें बच्चों तो पाकिस्तान में ज्यादातर जनसंख्या किसके अंदर है? वो भी हमारे वाला हाल है, एग्रीकल्चर के अंदर है, और कंट्रीब्यूशन वहां पे भी सबसे कम आ रहा है। अगर देखा जाए ना तो इंडिया और पाकिस्तान की पॉपुलेशन का जो ट्रेंड है वो ऑलमोस्ट सेम है ना, क्योंकि एक ही जगह से अलग हुए हैं, तो ट्रेंड वही है, वही एग्रीकल्चर, उसी तरीके का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन ना के बराबर। उसके बाद अगर हम बात करें तो दूसरे नंबर पे उनके लिए भी सर्विस सेक्टर है और कंट्रीब्यूशन उनके लिए भी सबसे ज्यादा सर्विस सेक्टर से ही आ रहा है, और इंडस्ट्री हमेशा की तरह दोनों में बीच में ही है, राइट। तो बहुत ध्यान से अगर समझा जाए तो आपको यह समझना है कि चाइना ही है
जो प्रॉपरली जहां पे लोग हैं वहां से जीडीपी में कंट्रीब्यूशन आ रहा है, अदरवाइज इंडिया और पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखो यहां पे आ जाता है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर की अगर हम बात करें तो देखो प्राइमरी में लिखा हुआ है ड्यू टू क्लाइमेटिक कंडीशंस द सूटेबल एरिया फॉर कल्टीवेशन वाज ओनली 10%। अगर हम चाइना की बात करें बच्चों तो जो उनके लिए क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से एग्रीकल्चर के लिए जो एरिया है वो मात्र 10% है। 1980 तक उनकी बहुत सारी जनसंख्या एग्रीकल्चर में थी, लेकिन उनको बाद में रियलाइज हुआ गवर्नमेंट को कि भैया कोई फायदा नहीं है, तो इनको हैंडीक्राफ्ट्स में, कॉमर्स में, बिजनेस में, ट्रांसपोर्ट में इस तरफ लगाओ तो ही फायदा होगा। तो बहुत सारी पॉलिसीज भी आई जैसे मैंने आपको बताया। तो चाइना बहुत टाइमली समझ गया था ये चीज, जबकि हमने तो ये जो रिफॉर्म्स आए ये रिफॉर्म्स आउट ऑफ बर्डन लेने पड़े हमें, है ना, लेकिन चाइना के ऊपर तो ऐसा कोई बर्डन नहीं था, उन्होंने खुद ही ये सब किया। सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर की बात करें तो देखो चाइना में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है और जीडीपी भी शिफ्ट कर रहा है एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट फ्रॉम एग्रीकल्चर टू मैन्युफैक्चरिंग। सही है जी। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंक्लूजन, लिखा हुआ है इन द लास्ट 2 डिकेड्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर टू जीडीपी हैज डिक्लाइंड। एग्रीकल्चर सेक्टर का डिक्लाइन हुआ है। इंडस्ट्रियल सेक्टर में चाइना ने एक डबल डिजिट ग्रोथ रेट मेंटेन किया हुआ है और सर्विस सेक्टर में चाइना का ग्रोथ रेट बढ़ रहा है। इंडस्ट्री में तो किंग है भाई चाइना, सब जगह पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्टर है, तो इंडस्ट्री में तो हम बोल ही देंगे। अब आते हैं बच्चों इंडिकेटर्स, ये बाबू आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से आपको करके चलने हैं, ये एग्जामिनेशन में आ जाते हैं। तो ये टेबल मैं आपको बोलूंगा, आपको पता होना चाहिए। इसमें भी एग्जैक्टली डेटा याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखना कि सबसे अच्छा कौन है और सबसे खराब कौन है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो ये जो इंडिकेटर्स हैं ये ह्यूमन डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स हैं कि इंडिविजुअली कैसा डेवलपमेंट इकोनॉमी का हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की तो इसका वैल्यू बच्चों हमेशा 0 से 1 के बीच में रहता है, जो जितना ऊपर होगा उतना बढ़िया होगा, है ना। तो चाइना का देखो 0.76, तो चाइना बेस्ट है, इंडिया उसके नीचे और पाकिस्तान सबसे लास्ट में। तो जो सबसे बढ़िया है मैं उसको सर्कल कर दूंगा, ठीक है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट की रिस्पेक्ट में ध्यान रखना, चाइना सबसे ऊपर आएगा, इंडिया उसके नीचे और पाकिस्तान सबसे नीचे। उसके बाद बात करें बेटा रैंक, तो इसी की रैंक बन गई, तो चाइना की रैंक सबसे बढ़िया है, फिर इंडिया की रैंक है और फिर पाकिस्तान की रैंक है। पूरे वर्ल्ड में रैंकिंग होती है ह्यूमन डेवलपमेंट के बेसिस पे। उसके बाद बच्चों लाइफ एक्सपेक्टेंसी की अगर हम बात करें तो चाइना की लाइफ एक्सपेक्टेंसी सबसे ज्यादा है 76.9 ईयर्स, इंडिया में उसके बाद 69 और पाकिस्तान में 67। मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, पढ़ाई की बात अगर हम करते हैं तो पढ़ाई में भी चाइना सबसे आगे है, उसके बाद इंडिया और उसके बाद पाकिस्तान। जीडीपी पर कैपिटा की बात करें बच्चों तो पीपीपी परचेजिंग पावर पैरिटी, सर ये क्या होता है? देखो जीडीपी वैसे हर देश में अलग अलग करेंसी में निकलता है, लेकिन क्योंकि डॉलर एक वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल करेंसी है तो जीडीपी जब परचेजिंग पावर पैरिटी हम देखते हैं तो यूएस डॉलर में निकालते हैं। तो यूएस डॉलर में आप देख सकते हो चाइना का सबसे बढ़िया है, फिर इंडिया और फिर पाकिस्तान। तो हर रिस्पेक्ट में अभी तक सबसे बढ़िया चाइना है, उसके बाद इंडिया है, उसके बाद पाकिस्तान है। पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन, फाइनली पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन में पाकिस्तान ने टॉप कर दिया 24%, देन इंडिया और उसके बाद चाइना। इसका मतलब गरीबी सबसे ज्यादा पाकिस्तान, फिर इंडिया और चाइना में तो ना के बराबर 1.7। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट होता है बच्चों हेल्थ फैसिलिटीज से रिलेटेड कि कितने बच्चों की डेथ हो जाती है जन्म के टाइम पे या 1 साल से पहले पहले, तो इसमें भी पाकिस्तान टॉप कर जाएगा। हेल्थ फैसिलिटीज सबसे खराब है इसीलिए वहां पे ये हाल है, और इंडिया इसके बाद एंड देन चाइना। मैटरनल मोर्टिलिटी रेट जिसके अंदर मदर्स की डेथ हो जाती है तो यहाँ पे भी पाकिस्तान सबसे ऊपर, उसके बाद इंडिया और उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है चाइना। नेक्स्ट इज पॉपुलेशन यूजिंग इंप्रूव्ड सैनिटेशन, साफ सफाई कहाँ पे सबसे ज्यादा है? तो चाइना में सबसे ज्यादा है और इंडिया और पाकिस्तान इक्वल शेयर बांट के चल रहे हैं। पॉपुलेशन विद सस्टेनेबल एक्सेस टू इम्प्रूव्ड वाटर, पानी सबसे अच्छा कहाँ पे बेटर है? चाइना में ज्यादा पॉपुलेशन के पास है सबसे ज्यादा, उसके बाद इंडिया और उसके बाद पाकिस्तान। परसेंटेज ऑफ अंडर नरिश्ड चिल्ड्रन, कितने बच्चे अंडर नरिश्ड है, नरिशमेंट कम है, तो चाइना सबसे बेहतर है सिर्फ 8.1%। देन अच्छा परसेंटेज है पाकिस्तान का और फिर इंडिया का, ठीक है। तो देखो यहाँ पे भी देखा जाए तो मैक्सिमम इंडिकेटर्स में चाइना सबसे अच्छा काम कर रहा है और फिर इंडिया और फिर पाकिस्तान, ठीक है। बस ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर देखा जाए बेटा ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें तो 1970 तक सारी ही कंट्रीज सेम लेवल पे चल रही थी।
पिछले उसके बाद वाले जो पिछले वाले हमारे 3 डिकेड्स हैं, वहां पे तीनों ही कंट्रीज ने अलग अलग तरीके से काम किया है और चाइना बहुत आगे निकल गया। इसके बाद बच्चों इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया मॉडरेट परफॉर्म कर रहा है क्योंकि हम एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट है अभी भी। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है देश के अंदर और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अभी काफ़ी इंप्रूव करना है। इंडिया के बारे में तो आपने सारी चीज़ें पढ़ी ही हैं, पूरी किताब इसी इंडिया पे थी, राइट। उसके बाद पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की इकोनॉमी स्लो डाउन हो चुकी है। उसके मेजर रीजंस क्या हैं? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है रेमिटेंस पे, बाहर से आने वाले पैसे पे डिपेंडेंट है, और फॉरेन हेल्प को देखते हैं। पाकिस्तान वाज होपिंग टू इम्प्रूव द सिचुएशन बाय मेंटेनिंग हाई जीडीपी, और इकोनॉमिक रिकवरी हमें कुछ हद तक पाकिस्तान में देखने को मिल रही है। इसके बाद आता है बच्चों चाइना। चाइना में जो मेजर कंसर्न है वो ह्यूमन राइट्स है। बस ह्यूमन राइट्स का थोड़ा सा इशू है क्योंकि इकोनॉमी का सिस्टम इस तरीके का है कि लोगों को कुछ समझा नहीं जाता, जो सरकार ने बोल दिया वो फाइनल है ना, पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं है। हाउएवर इन द लास्ट 3 डिकेड्स चाइना सक्सीडेड इन रेजिंग द लेवल ऑफ ग्रोथ, पॉवर्टी कम हो गई है, ग्रोथ रेट तेजी से बढ़ रहा है। चाइना ने मार्केट मैकेनिज्म को यूज करा है, मतलब डिमांड सप्लाई को अच्छे से मैच करके काम कर रहे हैं। कलेक्टिव ऑनरशिप, मिलजुल के लैंड ऑनरशिप करा है, तो सोशल सिक्योरिटी मेंटेन रही है, और पब्लिक इंटरवेंशन भी हुआ है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में, जिस वजह से पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स में। वो हमने देख ही लिया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स में भी चाइना में काफ़ी बेटर चीज़ें हमें देखने को मिली थी। मेजर कंसर्न ह्यूमन राइट्स, ठीक है। फिर बच्चों कुछ डेट्स आती हैं, ये आपको बस स्क्रीनशॉट लेना है। पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस 14 अगस्त, इंडिया 15 अगस्त। चाइना कब स्टैब्लिश हुआ? 1949। फिर 5 ईयर प्लान्स कब आए? लगभग सिमिलर थे। उसके बाद बच्चों कुछ कैंपेन्स हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास आ जाता है रिफॉर्म्स कब कब आए, कैसे कैसे आए, 1 चाइल्ड पॉलिसी कब आया, कब खत्म हुआ, एंड इसी के साथ हमारा चैप्टर भी हो जाता है समाप्त और जीएनजी सीरीज भी हो जाती है समाप्त। आई होप आपने पूरा चैप्टर बहुत ध्यान से समझा, देखा, क्लियर किया, और लेडीज एंड जेंटलमैन इसी के साथ हमारा सारा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाता है। मैंने पूरा सिलेबस आपको पढ़ाया भी है, पूरा सिलेबस आपको रिवाइज भी कराया है, पूरा अकाउंट्स, पूरा बिजनेस स्टडीज, पूरा इकोनॉमिक्स। आई एम वेरी मच होपफुल कि आपने एंजॉय करी होगी इस सीरीज में, सब कुछ पढ़ाई करी है बहुत अच्छे तरीके से। एंड जल्दी मिलते हैं कुछ और चीज़ों के साथ। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय।